Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our topic of discussion is covalent bond. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ionic bond. During the formation of an ionic bond, ionic bond की formation के दौरान the atoms lower their energy. जो एटम होते हैं वो अपने एनर्जी लोअर करते हैं, लेकिन कैसे? By the transference of an electron and thus acquire the electronic configuration of the nearest noble gas. कैसे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है फ्रॉम वन एटम टू अनदर. किस लिए? ताकि एक्वायर कर सके, गेन कर सके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस. जैसे एग्जांपल में हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और उसके सबसे करीबी जो नोबल गैस है दैट इज नियॉन. तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है. अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या करता है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर लेता है. हाउएवर इट इज नॉट द ओनली वे. ये सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि एटम अपनी एनर्जी लो कर सके, बाय विच एटम कैन लोअर देयर एनर्जी. सिर्फ ये वाला एक तरीका नहीं है. सम एटम डिक्रीज देयर एनर्जी. पांच एटम ऐसे हैं जो एनर्जी डिक्रीज करते हैं बाय म्यूचुअली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन. अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको म्यूचुअल शेयर करके. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, एक के साथ खाना है और दूसरे के साथ पानी है. अब खाने वाले को पानी की ज़रूरत है, पानी वाले को खाने की ज़रूरत है, यानी दोनों में से एक भी स्टेबल नहीं है. अब दोनों ये अगर ऐसा कर लेते हैं कि एक कहता है कि आप मेरा जो पानी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा कहे कि जो खाना है आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों जो है वो एट द सेम टाइम स्टेबल हो सकते हैं. लेकिन शेयरिंग के बाद ये नहीं होगा कि ये पानी मेरा है मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, नहीं, या ये खाना मेरा है मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है कि एक का जो पानी पर जितना हक है दूसरे का भी उतना ही हक है. सेम इज़ द केस कि खाने पर एक का जितना हक है दूसरे का भी उतना ही हक होगा. अब दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इज फॉलो. व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर. जब अप्रोच मीन्स कि जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड. किस लिए अप्रोच करते हैं, करीब क्यों आ रही हैं? ताकि बॉन्ड बना सके. दे अंडरगो इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन देयर एनर्जी. अब इस टाइम पे क्या होता है, इम्पॉर्टेंट एनर्जी चेंजेस आते हैं. पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जब एक एटम दूसरे एटम के करीब आता है तो एनर्जी लोवेस्ट पोजीशन पर आ जाती है. द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू वन एटम. एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विल कम अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम. वो उसके साथ जो अटैच तो नहीं कह सकते, जो क्लोजेस्ट जो दूसरा एटम आता है उसमें के मौजूद जो न्यूक्लियस है. लेट सपोज आपके पास एक न्यूक्लियस मौजूद है, ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया. अब लेट सपोज अगर आप इसको ले रही हैं हाइड्रोजन, तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन. अब देखो जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है. ये तो वैसे भी कर रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. सो ये बता रही हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, यानी एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस से क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है. दिस इज द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स पहले से मौजूद है जो कि एक एटम का अपना प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ये पहले से मौजूद है. तो ये एक नया फोर्स आ गया जो ये इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूट्रॉन का क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगाया गया है. एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द एनर्जी. और इसी नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से
इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, एटम की जो एनर्जी होती है वो लोअर हो जाती है। द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विल आल्सो रिपेल द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। अब एक एटम में जो प्रोटॉन है, ये जो न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। सेम कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा। तो एक एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके न्यूक्लियस को रिपेल करता है। और इलेक्ट्रॉन पर भी सेम चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे के करीब आने नहीं दे रही है। दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के दरमियान और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान मौजूद है। एंड विल ऑब्वियसली इंक्रीज द एनर्जी। लाजमी बात है कि ये एनर्जी ऑफ एटम्स, दोनों एटम्स की एनर्जी को इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर दो केसेस है। एक ये कि ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे एनर्जी लो हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम ये प्रोटॉन या न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है। सेम इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, जो एनर्जी को इंक्रीज कर रही है। तो एनर्जी लोअर भी हो रही है और साथ में इंक्रीज भी हो रही है। लेकिन फिर होता क्या है? द टू एटम विल ब्रिंग देमसेल्व्स एट सच अ डिस्टेंस। अब ये प्रोटॉन या ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को कब रिपेल करता है? जब ये बहुत ज्यादा करीब आते हैं। लेकिन एक डिस्टेंस ऐसा भी होता है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास दो एटम है। अब ये एक दूसरे के करीब आ रही हैं। देखो, जब ये करीब आ रही हैं तो ऊपर आप देख रही हैं, ये देखो यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन जब ये एक दूसरे के ज्यादा करीब आते हैं तो आप देख रही हैं ये जो इस साइड पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है रिपल्शन। अब देखो, जैसे ये एक्स्ट्रा करीब आ रही हैं, मजीद करीब आ रही हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है और न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है। और साथ में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि एनर्जी भी इंक्रीज होने लगती है। तो ये देखो, ये यहाँ पर ऊपर की तरह यहाँ पर आप एनर्जी देखें, ये देखो, तो ये दोनों खुद को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये उस डिस्टेंस पे रहे जिस पर अट्रैक्शन मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो। तो वो पोजीशन कौन सी है? वो पोजीशन ये वाली है। ये वाली क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख लें, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अगर आप देख लें, एनर्जी क्या है? एनर्जी लोवेस्ट पोजीशन पर है। इसके अलावा जब ये मजीद करीब आएंगे तो फिर से एनर्जी हाई होने लगती है। तो ये है कोवेलेंट बॉन्डिंग। यही आपको बताया गया है कि द टू एटम्स विल ब्रिंग देमसेल्व्स एट सच अ डिस्टेंस, ऐसे फासले पर खुद को लेके आएंगे, सो दैट द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्सेस, कि जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो और जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो कम हो। तो वो वाली पोजीशन ये है। यहाँ पर आप एनर्जी देखें मिनिमम है। अब मजीद लेके आएंगे ना करीब, तो देखो एनर्जी फिर से इंक्रीज होने लगती है और दूर जाने पे भी एनर्जी इंक्रीज होती है। ये देखो, यहाँ पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एट द सेम टाइम स्टार्ट होती है, लेकिन इस पोजीशन पर अट्रैक्टिव मैक्सिमम है और जो रिपल्शन है वो कम है। मजीद करीब लाने पर रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाती है। The total energy at this distance will be minimum and thus a stable molecule is formed. इस पर चूंकि जो टोटल एनर्जी होती है वो कम हो जाती है और हमने पढ़ा है कि कम एनर्जी का मतलब है स्टेबिलिटी। कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? A covalent bond is therefore a bond formed by the mutual sharing of an electron pair provided by the bonded atoms. कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है, लेकिन यहाँ पर बताया भी गया है प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम। जो
एटम्स बॉन्ड बनाने जा रही हैं वही जो है इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअल शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो इसका मतलब है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। बाज़ ऐसे होते हैं जो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयर करते हैं, उससे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी तरह 3 को भी शेयर कर लेते हैं जिसे फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 3 एक और 3 दूसरा, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसमें 2 और फिर 3 रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले 2 और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और फिर ट्रिपल जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअली शेयर होते हैं बिटवीन द 2 एटम्स। सो कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड formed by the mutual sharing of 1 or more pairs of electron। 1 है तो सिंगल, मोर है तो उसमें डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं बिटवीन 2 एटम्स। अब समराइज ऐसे कर सकते हैं कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। यानी यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ का कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 एटम्स आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ द अदर, लोअरिंग देयर एनर्जी एंड क्रिएटिंग अ स्टेबल मॉलिक्यूल। रिपल्सिव फोर्सेज आल्सो एग्जिस्ट, जैसे आपको बताया गया है, बट द अट्रैक्शन डोमिनेट एट एन ऑप्टिमल डिस्टेंस। एक खास डिस्टेंस ऐसा है कि जिस पर अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाते हैं, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रिपल्सिव। तो इस डिस्टेंस पर क्या बनता है, स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये सिंगल भी हो सकता है, डबल या फिर ट्रिपल हो सकता है, डिपेंड करता है ऑन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम सिंपली ये कह सकते हैं शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं H2Cl2, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 हाइड्रोजन एटम जो है एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका। ये फिर ऐसे दोनों एक दूसरे के करीब आके क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। यानी इसमें से फिर ये हाइड्रोजन जितना दोनों इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर रहा है उतना ही ये वाला हाइड्रोजन दोनों को इस्तेमाल करता है। जैसे हेलियम में 2 हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयरिंग के टाइम पे ये ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैपिंग होती है। सिंगल में हाइड्रोजन आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीजन में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो O2 देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, और नाइट्रोजन में 3। सो अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, डबल को 2 लाइन से और ट्रिपल को 3 ऐसे लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन में अगर आप देख लें तो अगर आप नाइट्रोजन में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। द म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मे बी शोन बाय अ डॉटेड और अ क्रॉस। ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिल के क्या बना लेते हैं, इसको शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर वाला जो शेल है उसमें 8 मौजूद है, लेकिन क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद को स्टेबलाइज कर सकता है? ये नामुमकिन सी बात है। तो 7 लॉस करने के बजाय बेहतर है कि इसको एक्स्ट्रा मिल जाए और इसको भी एक्स्ट्रा मिल जाए। यानी इस क्लोरीन को जितनी ज़रूरत है उतनी ही इस क्लोरीन को ज़रूरत है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह ऑक्सीजन में अगर आप देख लें, यहाँ पर अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इन अ वैलेंस शेल, यानी आउटर मोस्ट शेल 2 + 2 + 2 6। अब 6 का मतलब है कि स्टेबलाइज होने के लिए इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
इसी तरह इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको भी 2 मजीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये ऐसा कर लें कि अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयर का मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्शन में होते हैं और इस न्यूक्लियस के साथ भी क्या करते हैं, इंटरेक्शन में होते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं करेगा, साथ में ये भी कर लेता है, यानी इसकी जो ज़रूरत है वो यहाँ से पूरी हो जाएगी और इसकी जो ज़रूरत है वो यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप देख लें 6 इसके अपने इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये एक्स्ट्रा मिले हैं तो इसके हो गए 8, और इसके अगर आप देख ले 6 इसके अपने थे, ये 2 इसको एक्स्ट्रा मिले हैं तो इसके हो गए 8। और इसमें से चूंकि 2 पेयर्स शेयर किए हैं, इस वजह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नाइट्रोजन को अगर आप देख लें, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 3 5, और इस तरह इसमें भी 2 + 3 5। अब हमने पढ़ा है ऑक्टेट रूल में कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 केसेस हैं। इसके इनर शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा कर ले कि ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले और ये इसका वैलेंस शेल पर ये वाला हो जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इससे बेहतर है कि अगर 5 है 3 एक्स्ट्रा ले लें, तो 3 एक्स्ट्रा लेने पे क्या हो जाएगा, इसके वैलेंस शेल में 8 हो जाएंगे। जैसे पहले से इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर आप यहाँ पर देख ले, 2 + 3 5, एक्स्ट्रा कितने मिले हैं, ये मिले हैं, और इसमें पहले से 5 और ये एक्स्ट्रा मिले हैं 5 + 3 8। तो दोनों के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग जो मैंने आपको बताया कि फिर ये नहीं होगा, ये नाइट्रोजन ये नहीं कह सकता कि ये वाले इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, आपने इस न्यूक्लियस के करीब नहीं जाना, नो, ये वाली बात ख़त्म हो जाएगी। एक्सरसाइज, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड? कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर टिपिकली फाउंड बिटवीन नॉन मेटल एलिमेंट्स। जो नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं इनके दरमियान आमतौर पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अब आप कैसे पहचानेंगे कि नॉन मेटल एलिमेंट कौन से हैं? तो ये है आपके पास पीरियोडिक टेबल, ये आपको दिखाई दे रहा है इस कलर में, जो भी एलिमेंट है वो नॉन मेटल है। यहाँ पर आप देख लें ये और ये कलर सेम है, तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉन मेटल वाली है। तो ये एलिमेंट्स सारे क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। दूसरा है हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम एन आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये आयनिक बॉन्ड से डिफरेंट कैसे हैं? तो इसका हम शॉर्ट आंसर ये लिख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, और जो आयनिक बॉन्ड होता है इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर क्रिएटिंग चार्ज्ड आयन, जैसे सोडियम क्लोराइड। इस वाले एग्जांपल में, ये कोवेलेंट बॉन्ड एग्जांपल में आप ये सारे लिख सकते हैं, लेकिन जो आयनिक है उसमें आप सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लिख सकते हैं। अब ऊपर हमने पढ़ लिया कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होती है ये हम पढ़ने जा रही हैं। उसमें सबसे पहले लिया है वाटर। इसकी मैं आपको एनिमेशन भी दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। वाटर में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ये मॉलिक्यूल है, ये कैसे फॉर्म होता है, जब 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन सेपरेटली विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, जिसमें से 2 हाइड्रोजन एटम, देखो ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करते हैं सेपरेटली। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, और इनके दरमियान जो आता है वो 1 ऑक्सीजन एटम है। अब देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ये पेयर हो गया, दूसरा ये पेयर हो गया। अब एक इसके साथ शेयर कर लेगा, इससे
क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में अभी कितने हैं, ये है 2, और ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में भी अब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने हो गए, 2 + 2 4, और ये 2 पेयर 4 + 4 8। तो इस तरह से वाटर जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना है, इसमें बॉन्डिंग कौन सी है, इसमें बॉन्डिंग है कोवेलेंट। इस वजह से इसको कोवेलेंट कंपाउंड का नाम दिया है। वाटर को हम ऐसे एज अ मॉडल पेश करते हैं। देखो ये सेम कलर के हैं और ये सेंट्रल एटम है। रियल मॉलिक्यूल को अगर आप देखें वो ऐसे दिखाई देगा। तो ये है रियल वाटर मॉलिक्यूल। इसमें अगर आप देख लीजिए सेंट्रल एलिमेंट जो है ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसके साथ जो बॉन्डेड एटम है ये एक हाइड्रोजन हो गया और ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और जैसे हमने देख लिया कि इसके साथ यानी इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इस बॉन्ड में भी जो दूसरे हाइड्रोजन के साथ बनाया है इसमें भी आ गए। तो ये तो हो गए 2 + 2 4। लेकिन यहाँ पर 2 पेयर ऐसे हैं जो नॉन बॉन्डेड है, जिन्होंने बॉन्ड में हिस्सा ही नहीं लिया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो एक्चुअल शेप है वो क्या है, वो बेंट है या वी शेप आप इसको कह सकते हैं। और इसकी जो जियोमेट्री है वो आप देख रही हैं कि टेट्राहेड्रल है। टेट्रा का मतलब होता है 4। तो ये 4 कोनों वाली ज्योमेट्री बन रही है, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो ऐसे वी शेप है। ये अगर आप ऐसा उल्टा करके देख लें तो ये ऐसे आता है। केमिस्ट्री में इस वजह से इसको वी शेप बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे वी शेप बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई का मतलब होता है 2। तो कार्बन जब 2 ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मजीद कितने चाहिए, 2, और इसको कितने चाहिए, मजीद 2। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इससे शेयर कर लेगा और 2 इससे शेयर कर लेगा। तो इसके कितने हो जाएंगे, 4 इसके अपने हैं, 4 ये वाले हो जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे 8। और ऑक्सीजन के साथ ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो इसके भी 8, इसके 8 और इसके 8। तो यहाँ पर कह रही है कि मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम ऑफ कार्बन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद 2 ऑक्सीजन एटम्स। एक इसके साथ, दूसरा इसके साथ। ईच ऑक्सीजन एटम आल्सो शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से हर एक ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लेता है। इसका भी मैं आपको शेप दिखा देता हूँ। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सेंट्रल जो है ये कार्बन है और ये 2 क्या है, ये ऑक्सीजन है। इसमें अगर आप देख लें इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो लीनियर है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लीनियर। लीनियर का मतलब होता है ऐसे स्ट्रेट जो होते हैं उसको लीनियर बोलते हैं। तो इसको अगर आप देख लें इसमें भी सेंट्रल एलिमेंट के 8 इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों की भी 8-8 है, लेकिन ये स्ट्रेट है क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि वाटर में अगर आप देख लें एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर क्या हो गया, ये हो गया, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आपको कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में दिखाई नहीं दे रहा। तो सेंट्रल एटम में जब नहीं है इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। अगर इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये जो ज्योमेट्री बन रही है दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रल एटम। नेक्स्ट दिया है अमोनिया, जिसमें 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बना लेता है कैसे, यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 3 4 5, 2 ये आ गए और 3 जो है वो एक शेयर हो जाता है, जिससे 3 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। 1 2 3, इसका मतलब है कि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली मौजूद होते हैं। तो 2 + 2 4 + 2 6। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है सेंट्रल एटम के साथ कि जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह हाइड्रोजन साइनाइड,
हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ सिग्मा या सिंगल बॉन्ड बना लेता है, जबकि कार्बन बाकी 3 बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के साथ बना लेता है। तो इसके भी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है जनाब अमोनिया, ठीक है, NH3, ये देखा आप NH3 है, सही है। अब इसमें जो सेंट्रल एटम है दैट इज नाइट्रोजन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल है, ठीक है। अब इसने कितने बॉन्ड बनाए थे, इसने बनाए थे 3 हाइड्रोजन के साथ। ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया और ये तीसरा हाइड्रोजन हो गया। लेकिन साथ में ही हमने बुक में देखा कि 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो ये वाला क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब मीथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ, अब इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, दूसरा इसके साथ कर लेगा, तीसरा इसके साथ कर लेगा और चौथा जो है इसके साथ कर लेगा। अगर आपको इस बात में कंफ्यूजन हो रही है कि इसके वैलेंस शेल में हमें कैसे पता चलेगा कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टॉपिक है पिछले चैप्टर्स की, उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ छोटी छोटी पॉइंट जो है वो सारे मैंने क्लियर करके दिए हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो आप लाजमी देख लें। तो यहाँ पर देखें, एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ अलग अलग इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और हर हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो इससे बना है CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन। मीथेन जो आम हम घरों में जो गैस चलाते हैं, ये क्या होता है, ये मीथेन होता है। नेक्स्ट आपको दिया है इथीन। जब कार्बन और कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड आता है तो फिर उसको नाम देते हैं अल्कीन, और अल्कीन का फर्स्ट मेंबर जो है दैट इज इथीन। इसमें भी अगर आप देख ले, कार्बन ने 2 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 2-2 आपस में बना लेते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये याद रखें कि हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लाजमी है। तो अगर इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक्सरसाइज, ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ड्रा डॉट एंड क्रॉस। देखो, अगर आप एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही हैं विद अ डॉट और दूसरे जो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं विद अ क्रॉस, इस फार्मूला को हम नाम देते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें दिया है कि हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, वो ये वाले हैं। एक्सरसाइज, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। 2 तरीकों से हम ड्रा कर सकते हैं। एक ये कि जस्ट आप ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, दूसरा ये कि ये आप इस कंप्लीट प्रोसेस को सीख लें। तो फर्स्ट मैं प्रेफर करता हूं कि अगर आप जस्ट ये स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, फर्स्ट आपको दिया है सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड। सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड को सेलेन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते तो फिर आप बहुत ही सिंपल शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। वो शॉर्टकट मेथड यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन जो है यहाँ पर मौजूद है। इसको अगर आप देख लें, ये कार्बन के फैमिली में आता है। अब कार्बन के बारे में हम जानते हैं कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आसान है, अब हम कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर अगर आप देख लें, हमने CH4 पढ़ा था, CH4। अब CH4 और सिलिकॉन यहाँ पर अगर लगा लें
SiH4 में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इनके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं है। जस्ट आप यहाँ पर लगा लें सिलिकॉन, ठीक है। अब चौथे ग्रुप में कार्बन है, चौथे ग्रुप में सिलिकॉन है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 हाइड्रोजन लेते हैं, हर एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1, उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इसके साथ, दूसरा जो है इसके साथ, तीसरा यहाँ इसके साथ, और चौथा जो है इसके साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल, ये स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल। और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेम आप ड्रा कर सकते हैं, मजीद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस बुक में आपको जो दिया है कार्बन की जगह पे सिलिकॉन, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम ग्रुप है, मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा तरीका ये है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, सिलिकॉन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कितने बना सकता है, हाइड्रोजन है तो 4 सिंगल बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट ले, सिलिकॉन के कितने हो गए, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। हर एक के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये भी कितने हो गए, 4। तो 4 × 4 8। अब अगर आप 8 इस तरह से देख लें, ये सिलिकॉन है, इस बॉन्ड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। इसका मतलब है कि सिलिकॉन या हाइड्रोजन में किसी के पास भी कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोराइड फास्फोरस के साथ। अब देखिए नाइट्रोजन के ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अगर आप देख लें, ये देखिए ये है फास्फोरस, कौन से ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन के ग्रुप में। कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह फास्फोरस के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब आसान है, हमने पहले पढ़ा है नाइट्रोजन का, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा है। ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, डॉट से जाहिर करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन की जगह पे लगा लेंगे फास्फोरस, लेकिन हमें 3 हाइड्रोजन नहीं चाहिए, हमें क्लोरीन चाहिए। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन 7 ग्रुप में आता है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। ये देखें वैलेंस शेल में कितने होंगे, 7, क्योंकि 7वें ग्रुप में आता है। फास्फोरस को हमने देख लिया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएगा, 1 2 3, ये फास्फोरस के हो गए। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 + 1 7, ये हाइड्रोजन का हो गया। ये एक हाइड्रोजन का है, बाकी 6 ये है, ये एक हाइड्रोजन का है, बाकी 6 ये है, क्योंकि दूसरा फास्फोरस का है, ये भी दूसरा फास्फोरस का है। तो फास्फोरस को आप डॉट या क्रॉस से जाहिर करें, क्लोरीन को डॉट या फिर क्रॉस, यानी दोनों में से एक डॉट दूसरा क्रॉस कर लें तो आपका सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अगर आप कंप्लीट प्रोसेस देखना चाहते हैं कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 7 या 21, 21 × 5 26, ठीक है। तो कितने बन गए, और बांड कितने बने हैं, 3 बांड बने हैं। अब 3 बांड बने हैं, इसका मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन अगर इस्तेमाल हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि 26 - 6 20 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 20 इलेक्ट्रॉन अगर रहते हैं, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। अब 10 में से अगर आप देख लें, हर एक क्लोरीन के साथ कितने हैं, हर एक क्लोरीन के साथ 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 हो गए। इसका मतलब है कि जो सेंट्रल एटम है फास्फोरस, उसके साथ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ओके, नेक्स्ट वन इज सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, ये देखो ये है सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली में आता है। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, 1 2 3 4 5 6, ये छठे ग्रुप में आता है। इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे।
अब हम ड्रा करते हैं जैसे ऑक्सीजन के लिए ड्रा किया था। ओके, नेक्स्ट, सो सेंट्रल एटम इज सल्फर, 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डेड किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन भी छठे ग्रुप में आता है, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन की तादाद 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा, 12, 12 जमा 6 आ जाएगा 18। अब बॉन्ड्स कितने बने हैं, ये आ जाएंगे आपके पास 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गए बॉन्डिंग में, 8 इलेक्ट्रॉन गए। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आने चाहिए, कितने, 5, लेकिन हम जानते हैं कि हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि सल्फर के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, सल्फर के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सल्फर के हो गए। ऑक्सीजन के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। अब देखो, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर तीसरा बॉन्ड बन जाएगा और ये बना लेगा चौथा बॉन्ड, ठीक है। तो SO2 अब स्ट्रक्चर कैसे आएगा, स्ट्रक्चर हमारे पास है, आ जाएगा ऐसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं SO2, बीच में सल्फर है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यस मौजूद है, यहाँ पर ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ। हर ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड, हर ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बने हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है, SO2 ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज सल्फर ट्राईऑक्साइड। सेंट्रल एटम सल्फर है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। बॉन्डिंग बनाए हैं बॉन्ड कितने, ऑक्सीजन के साथ 3 ऑक्सीजन के साथ, हर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों छठे ग्रुप में है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ऑक्सीजन में भी 6 और सल्फर में भी 6, 1 सल्फर 3 कितने ऑक्सीजन, टोटल कितने 18 जमा 6 24। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। 12 ऐसे कि सल्फर जो है वो 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, तीसरे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, कितने हो गए 6 बॉन्ड। अब हर एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है 2, कितने हो गए 6 दूने 12। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 24 माइनस 12 हो जाएगा 12। अब 6 लोन पेयर है, लेकिन अगर हम देख ले हर ऑक्सीजन के साथ होते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि सल्फर के साथ कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा कर सकते हैं। साथ में ये आपको दिखाई दे रहा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मैंने ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल, तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल जो है फेल हो जाता है। सो द फाइनल स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दिस, ठीक है। अब सल्फर का आप देख ले, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जमा 2 4 जमा 2 6 जमा 2 8 जमा 2 10 जमा 2 12। और ऑक्सीजन का अगर आप देख लें 2 जमा 2 4 और हर एक बॉन्ड में 2 तो 4 ते 4 8, ठीक है। अब इसमें एक रेजोनेंस हाइब्रिड का जिक्र है, लेकिन 9th लेवल पे उस पे नहीं जाना चाहिए, तो बस ये स्ट्रक्चर ड्रा करके आप लीवस एंड ये हो जाएगा आपका लीवस क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। लीवस ने चूंकि सबसे पहले दिया था, इस वजह से क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर को लीवस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं।